और समय मुकर्रर किया गया नामांकन के लिए। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज पर्चा भरने वाले हैं और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि इस साल 2 अहम राज्यों में चुनाव है, जहां हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की, और ऐसे में जो अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है। तो आप देखिए इन 4, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं वहां। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन की बात करते हैं तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर जो प्रस्तावक होते हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है और इन 10 प्रस्तावकों में आप देख सकते हैं बड़े नाम हैं। और आज का दिन इस लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष की भूमिका आने वाले चुनावों में और ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को संगठित करने के लिए बहुत अहम हो जाती है। तो आज से इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया गया, जहां जो प्रस्तावक हैं उनकी भूमिका अहम, जहां बीजेपी में नितिन नबीन के लिए जिस तरह से प्रस्ताव आए हैं तो उनका निर्विरोध जीतना तय है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है, अब भाजपा मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं इस साल कई राज्यों में, उस लिहाज से भी जो बीजेपी अध्यक्ष है उनकी भूमिका अहम हो जाती है। कैसे जो ग्रास रूट लेवल है उस पर तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ जोड़कर चलना है और ऐसे में चुनावों के समय कैसे पार्टी को मजबूत संगठित रहना है। क्योंकि अगर हम बात दक्षिण की करते हैं तो लगातार बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का जो ये संगठन पर्व है, जिसमें हम देखते हैं कि जो आला कमान है बिना उनसे राय मशवरा किए फैसले नहीं लिए जाते और ये आला कमान के द्वारा ही फैसला लिया गया। आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें जहां संगठन पर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो बहुत अहम माना जा रहा है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में मौजूद है। अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर आपको दिखाई दिए और निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस चुनावी प्रक्रिया को आप यहाँ देख रहे हैं। और अगर हम भाजपा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर, ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार होगा कि सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर वो काबिज होंगे और ऐसे में बहुत फोकस्ड माने जाते हैं। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से उन्होंने जब वो चुनाव प्रभारी थे कैसे मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया और आने वाले जो ये चुनाव हैं जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि कैसे पार्टी को एक साथ लेकर चलना है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी भूमिका में कई ऐसे नए आयाम जुड़ते हुए नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब संगठन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की जब हम बात करते हैं, इसमें अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता भी यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। और इस पद के नामांकन की जब हम बात करते हैं, ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि काफ़ी समय से ये पद खाली था। फिर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की नियुक्ति हुई और अब औपचारिकता के तौर पर ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो करवाई जा रही है। और पार्टी को मजबूत रखने में एक अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और एक अध्यक्ष के नाते तमाम राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाकर आगे चलना, उनके साथ चुनावी प्रक्रिया जो अलग अलग राज्यों में होती है उसमें किस तरह से पार्टी को आगे लेकर जाना है। क्योंकि जो आपका कार्यकर्ता बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है उसकी बात को सुनना, समझना, उससे संवाद करना, इसमें मुखर और प्रखर माने जाते हैं नितिन नबीन। और जब प्रॉब्लम सॉल्वर की बात आती है, सारे विषयों को समझकर उसके समाधान को निकालने की बात आती है, उसमें भी फोकस्ड माने जाते हैं नितिन नबीन। तो ये तमाम कई ऐसी उनकी विशिष्ट हम क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक अध्यक्ष पद के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप कैसे एक संवाद, एक सामंजस्य बिठाकर आगे चलते हैं। तो भाजपा का संगठन पर्व, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा है, आप उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया की सीधी तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से देख रहे हैं। और इस लिहाज से भी क्योंकि जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन का चुनाव किया गया था तब भी ये एक सोची समझी
हम कह सकते हैं रणनीति मानी गई थी भाजपा की कि कैसे जो युवा चेहरा, युवा माइंडसेट है उसे आगे लेकर आना है। और जिन तमाम नीतियों के निर्वहन की बात हम करते हैं, ऐसे में एक युवा सोच को, इसलिए हमने देखा कि कई ऐसे युवा सांसद जो संसद की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री उनसे कहते हैं कि हमें आचार विचार सीखना चाहिए। और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना इसी बात की तस्दीक करता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दाखिल करेंगे नामांकन, और ये बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एक नए युगांतकारी युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा अध्याय लिखने की कोशिश की जाएगी जहां पर युवा सोच राष्ट्रीय नीति और राजनीति को आगे लेकर जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कई ऐसे विषय जो अगर हम अलग अलग राज्यों को जोड़कर देखें या पार्टी के अंदर किस तरह से उन विषयों को सॉल्व करना है, उन विषयों पर बातचीत होने ज़रूरी है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक राज्य में जो पार्टी है उसका प्रदेश अध्यक्ष होता है। उन तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ संवाद कायम करना, समन्वय के साथ बातचीत करना, क्योंकि हर एक प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ जो ऑफिस बियरर है उनकी समस्याएं हैं और उनके अपने इश्यूज हैं, और उन इश्यूज को समझकर राष्ट्रीय लेवल तक उसे लेकर आना एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ये बहुत अहम हो जाता है। तो भाजपा का संगठन पर्व, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, ऐसे में पार्टी की बहुत अहम नीतियों के लिए, पार्टी की बहुत अहम नीतियों का दारोमदार उन पर रहेगा। तो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, संगठन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो नामांकन की तस्वीरें हैं वो हम लगातार अपने मन से दिखा रहे हैं, और ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी वहां मौजूद और अन्य नेता भी यहां पर प्रस्तावक के तौर पर मौजूद है आज के इस बड़े दिन के लिए। देखिए, बहुत सारी बातें आपने आंचल बताई है, मैं उससे आगे बताना चाहूंगा कि ये पूरी प्रक्रिया 2 बजे के बाद शुरू हुई है, जिसमें पहले आपने देखा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के नाम से जुड़ा जो सेट था प्रस्तावक के तौर पर, जिसमें तमाम प्रमुख वरिष्ठ नेताओं के नाम थे, वो सेट दाखिल किया गया है नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के लिए, दावेदारी के लिए। उसके बाद राज्यवार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से जो सेट दाखिल होना है, जिसमें 20 कम से कम नेताओं के नाम हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, प्रदेश के परिषद के सदस्य हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अगर बीजेपी शासित वाला राज्य है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एक एक करके ये सेट दाखिल हो रहे हैं। और आप बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से। बीजेपी के संगठन चुनाव की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया है। जब राज्यों में, आधे से अधिक राज्यों में चुनाव हो जाता है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ होता है। बीजेपी के 30 राज्यों में, संगठन के लिहाज से बीजेपी के 36 राज्य हैं, उसमें 30 से अधिक राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों से सेट दाखिल किए जा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं वाले जो सेट है वो दाखिल हो चुका है। आपने तस्वीरों में देखा, गृह मंत्री अमित शाह और बाकी वरिष्ठ नेता, उन्होंने वो सेट दाखिल किया। उसके बाद राज्यवार आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो नितिन नवीन की तरफ से जो सेट है वो दाखिल हो रहे हैं। यानी एकमात्र जो नामांकन हो रहा है वो नितिन नवीन का हो रहा है, और इसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी दस्तावेजों की, उसके लिए एक समय दिया जाता है, वो 4 से 5 बजे तक रखा गया है। नामांकन वापसी की भी एक प्रक्रिया होती है। तो बीजेपी के चुनावी उसमें पूरे संविधान में एक प्रक्रिया रखी गई है। जो मंच पर आप देख रहे हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, ये चुनाव इंचार्ज है, चुनाव इनकी अगुवाई में कराया जा रहा है, और बगल में संबित पात्रा है जो सह प्रभारी है, सह संयोजक है, यानी कि उनका सहयोग कर रहे हैं। तो पूरी तरह से चुनाव प्रभारी का ऐलान करके, जिनकी अगुवाई में चुनाव होता है, प्रभारी का ऐलान करके ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी अपनाती है, तब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। हालांकि बीजेपी में अभी तक एक से ज्यादा नामांकन का कोई इतिहास नहीं रहा। जी, तो ये अपने आप में एक औपचारिकतावश है, लेकिन हम समझना चाहते हैं आम दर्शकों के लिहाज से कि आखिरकार जो प्रस्तावक हैं उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि तमाम जो अलग अलग राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाकर ही इस फैसले को लिया गया होगा। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण संदेश होते हैं। जब राज्यों से प्रस्ताव आता है
प्रस्तावक के तौर पर, तो यानी हर राज्य से या अधिकतर राज्यों से इस बात की सहमति ली जाती है कि इसमें एक भागीदारी झलकती है। जब राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रस्तावक होते हैं, जब प्रदेश परिषद के सदस्य प्रस्तावक होते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री प्रस्तावक होते हैं, तो यानी पार्टी में एक बड़े स्तर पर सहमति होती है, ये इसको दर्शाया जाता है। दूसरी बात है कि अगर आप देखें निर्वाचक जो मंडल होता है, 16 जनवरी को जो लिस्ट प्रकाशित की गई, पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बीजेपी में यह है कि सांसदों की संख्या का 10% वो सांसद सबसे ऊपर उनका नाम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों का उसमें नाम देखते हैं। बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके बाद राज्यवार आप देखें, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, 5700 से अधिक निर्वाचक मंडल की एक तरह से देखें सूची औपचारिक तौर पर बीजेपी ने जारी की थी। ये वो संख्या है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को निर्धारित करती है, यानी इनकी अगर कोई मतदान की नौबत आए तो ये लोग इसमें मतदान में हिस्सा लेते हैं। अब दूसरी बात, कौन बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उसे लंबे समय से 10 वर्ष से सक्रिय सदस्य होना चाहिए बीजेपी का, और मतदान के लिए अधिकारी बनने के लिए अगर आप उसमें राष्ट्रीय परिषद में शामिल होते हैं तब भी है कि आप तुरंत आकर आप मतदान के अधिकारी नहीं बन सकते पार्टी में शामिल होकर। उसके लिए भी एक दशक पार्टी में सक्रिय सदस्य के तौर पर आपको बिताना चाहिए। आप राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या प्रदेश परिषद का सदस्य होना चाहिए। देखिए, 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगा, और जरूरत पड़ने पर, चूंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि लोकसभा चुनाव ठीक पास था, तो जेपी नड्डा जो निवर्तमान अध्यक्ष उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, फिर धीरे धीरे उसको विस्तार दिया जाता रहा। राज्यों में चुनाव हो नहीं पाए थे बीजेपी में संगठन के, तो वो मामला आगे बढ़ता रहा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के बावजूद। और जब आधे से ज्यादा राज्यों में चुनाव हो गए, और अब तो तकरीबन कुछ राज्य छोड़ दें तो तकरीबन सभी राज्यों में चुनाव हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्यों की नियुक्ति हो गई। और ऐसा होता क्यों है ये भी बता दूं आपको, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाता है तो कुछ महीनों के भीतर परिषद उसको अनुमोदित करती है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी बॉडी जो डिसीजन मेकर्स है, उसमें संसदीय बोर्ड होता है, जिसमें हम देखते हैं मुख्यमंत्री तय होता है या फिर तमाम अनुमोदन होता है। राष्ट्रीय परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुमोदन होता है। ये बैठक अप्रैल में संभावित है, जिसमें ये पूरा अनुमोदन राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कामकाज में तेजी आती है। जी, आप कुछ पूछना? लेकिन इसमें एक समझने वाली बात शैलेंद्र यहाँ पर भी है, क्योंकि एक राय बनाना जिसमें बीजेपी ने साफ तौर पर, क्योंकि नितिन नबीन यहाँ पर अभी नामांकन भरेंगे तो उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। ऐसे में अगर उनकी शख्सियत, उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाए, बहुत फोकस्ड है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल करियर रहा है, और ऐसे में अध्यक्ष पद की भूमिका के लिए उनके चयन की जब हम बात करते हैं तो सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे चलना, यही बीजेपी ने कर दिखाया। आंचल, देखिए, इस पर बहुत कुछ जब से वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं कहा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है, और उसमें हम देखते हैं कि पद का महत्व है। नितिन नबीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक तरह से देखें, जब नामांकन कर रहे हैं, तब हमने उससे पहले देखा जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके साथ जो प्रोटोकॉल जुड़ा, जब वो राज्यों में जाते थे, क्योंकि वो आगे के अध्यक्ष होने वाले हैं, हर कोई जानता था। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की परंपरा बीजेपी की बहुत पुरानी नहीं है। जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष बने थे जब गृह मंत्री अमित शाह एक तरह से देखे के बाद उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उससे पहले अगर आप जाएं, बीजेपी की स्थापना 1980 से लेकर आज तक बीजेपी में सिर्फ 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, और बाद में जाकर वो अध्यक्ष बने हैं, जेपी नड्डा और अब नितिन नवीन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बीजेपी में सबसे ज्यादा बार 3 बार अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी के पास है। 2 बार राजनाथ सिंह रहे, और अगर आप उस तरह से देखें 2 बार में कई नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2-2 बार रह चुके। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, जो देश के बीजेपी और एनडीए के पहले प्रधानमंत्री थे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और पहले संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उसके बाद से आप नाम देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, उसके आगे आप आ जाइए तो जना कृष्ण मूर्ति, आप देखिए वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शैलेंद्र, तो ये तो मानना पड़ेगा कि अमित शाह, बिल्कुल ये तो एक लंबी फहरिस्त है, ये एक लंबी फहरिस्त है। और कार्यकारी एक और बात है कि एक बात जो और जोड़ना चाह रहा हूँ जी आंचल, कि बीजेपी के जन्म के बाद जन्म लेने वाले
पहले व्यक्ति हैं नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये जनरेशनल शिफ्ट है, यानी तीसरी पीढ़ी बीजेपी की अब वो संगठन में कमान संभालने जा रही है। और सबसे युवा अध्यक्ष तो ही हैं नितिन गडकरी, 50 साल में बने थे जब उन्हें महाराष्ट्र से पथ निर्माण मंत्री के तौर पर सीधे दिल्ली बुलाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल, पथ निर्माण मंत्री ही थे नितिन नवीन। ये आपने जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और परिवारवाद के खिलाफ तो हमेशा से ही भाजपा रही है। लेकिन ऐसे में अब जिम्मेदारियों के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास कई चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, जैसा कि हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे, उसके पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वहां के प्रदेश अध्यक्ष के साथ समन्वय और सामंजस्य बिठाकर पार्टी को निचले स्तर से मजबूत करना एक अहम जिम्मेदारी हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। ये देखिए, आप बीजेपी की कार्य संस्कृति को देखें तो बीजेपी में एक सामूहिक जिम्मेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तय की जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, चुनाव प्रभारी की नियुक्ति होती है, चुनाव में एक टीम बनती है और जीत हार की जिम्मेदारी भी एक तरह से देखें तो सामूहिक होती है। लेकिन 2024 के बाद से आप देखें, 24 में जो कुछ राज्यों में झटका लगा, उससे सबक लेते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव किए और जिन राज्यों में झटका लगा था वहां पर शानदार सफलता हासिल की। महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप देखें कि बीएमसी में भी जीत हासिल हुई, जो कि भारत की राजनीति के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो ठाकरे का गढ़ मानी जाती रही थी। आप देखें, हरियाणा में झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, शानदार जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने तो इतिहास रचा ही था। चुनाव दर चुनाव 2024 के बाद बीजेपी और मजबूत ताकत के तौर पर उभरी है। 2024 में जरूर कुछ राज्यों में प्रदर्शन नीचे गया था, लेकिन यह नहीं भूलना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार 3 बार सत्ता में आने वाली पार्टी बीजेपी और एनडीए, और उसके बाद चुनाव दर चुनाव सफलता हासिल करती हुई। तो ये कोई एक साधारण उपलब्धि नहीं है। दूसरी पार्टी के तौर पर आप देखें, बीजेपी भारत की एकमात्र पार्टी है जिसमें कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, यानी पार्टी में कोई दो फाड़ बड़े स्तर पर नहीं हुआ। कांग्रेस में कांग्रेस आई बन जाती है, फिर तृणमूल कांग्रेस बन जाती है, कांग्रेस एनसीपी बन जाती है, लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है, उसका वैचारिक जो स्वभाव है वो, क्योंकि शैलेंद्र वो इसलिए भी है, कोई बड़ा दो फाड़ ना हो, आपने जो बात कही, छोड़ दे कोई नेता वापस आ जाए वो अलग बात है। ये बात आपने जो कही वो यही है कि नित्य नया नूतन और चिर पुरातन। हमने देखा कि जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कमान संभाली नितिन नवीन, तो वो जगत प्रकाश नड्डा से मिलने भी गए और अपने आप में ये दर्शाता है कि ये जो सोच, उसमें एक युवा को मौका दिया, सबसे युवा अध्यक्ष होंगे बीजेपी के नितिन नवीन, जो कहीं ना कहीं इस बात की भी तस्दीक करता है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल अप्रोच को आगे लेकर पार्टी बढ़ रही है, जिसमें तमाम जो युवा विचार है, जो कि युवाओं से जुड़ते हैं, उसमें भी पार्टी के लिए एक अपार क्षमता है। देखिए, बीजेपी की राजनीतिक उपलब्धियों को देखने के लिए आपको बाकी दलों के जो सिस्टम है उसको भी तरफ नजर डालनी पड़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद कौन है? अखिलेश यादव। आप देखिए, डीएमके में करुणानिधि के बाद कौन है? एमके स्टालिन। अब उनके बेटे आ गए हैं। आप देखिए, टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की चर्चा है। लालू प्रसाद यादव के बाद कमान तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार में है, आरजेडी में। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है, उसके पहले अध्यक्ष से लेकर निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, आप बताइए कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके आसपास भी किसी पद पर पहुंचा है। बीजेपी ये सुनिश्चित करती है कि संगठन से, जमीन से युवा ऊपर आए, उनको जो काम दिया जाए उस पर उनको परखा जाता है, और इसीलिए 50 नेताओं के नाम पर विचार हुआ था, जो हमारी जानकारी है। और फिर जब एज लिमिट घटाई गई कि हमें 50 से नीचे का युवा चेहरा चाहिए, तो बहुत सारे नाम उम्र की वजह से छट गए। फिर 4-5 नाम पर फोकस हुआ और उसमें नितिन नवीन का नाम सामने लाया गया। तो ये संगठन की एक व्यूह रचना है जिसमें सबकी सहमति होती है, बड़ों का सम्मान होता है, बड़ों की सहमति होती है, और युवा को आगे किया जाता है, परिवारवाद के नाम पे नहीं। बीजेपी में एक भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री का बेटा रहा हो। बीजेपी में कोई भी ऐसा एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रदेश अध्यक्ष का बेटा रहा हो। बीजेपी में आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ है जो किसी बड़े संसदीय बोर्ड के नेता का बेटा या बेटी। बिल्कुल, इसी की शुरुआत हमने इसी बात से की थी। उतनी पुरानी पार्टी नहीं है,
और हमने इसकी शुरुआत भी यही की कि परिवारवाद के खिलाफ ही चलकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब किस तरह से जब हम कार्यशैली की बात करते हैं तो नितिन नबीन की कार्यशैली को अगर हम आंकने की कोशिश करें, जब वो छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रभारी रहे हैं, उस लिहाज से किस तरह की कार्यशैली उनकी रहने वाली है ताकि ग्रासरूट लेवल पर वो तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगे चले? देखिए, बीजेपी के अंदर नितिन नवीन की जो छवि रही है वो गुटबाजी से अलग रही है। वो किसी गुट के हिस्सा नहीं रहे। जो काम जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है शांति से उसका पूरा 100% प्रयास करते हैं कि उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। देखिए, हाल ही में आप देखिए कि बिहार में शपथ ग्रहण समारोह था और उस शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी नितिन नवीन उठा रहे थे और मैं वहां पर मौजूद था। मैंने देखा कि रात को 11-12 बजे तक वो वहां पर दौरे करके सुनिश्चित कर रहे थे कि सारी व्यवस्था बेहतर हो। तो बीजेपी में जिम्मेदारी के आधार पर, अनुभव के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा में महामंत्री रहे जी, कई बार विधायक रहे, बिहार सरकार में लगातार मंत्री के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने से पहले वो काम करते रहे। कहीं पर भी कोई भी विवाद नितिन नवीन से जुड़ा सामने नहीं आया। हाँ, जब पार्टी के मुद्दों पर लड़ने की बात हुई, संघर्ष की बात हुई, तो तमाम ऐसी तस्वीरें हैं कि नितिन नवीन संघर्ष करते नजर आए, प्रशासन से लड़ते नजर आए, पार्टी लाइन पर बात करते नजर आए। तो कोई ऐसा बयान नहीं है जो पार्टी लाइन से अलग हो, कोई ऐसा कृत्य नहीं है जिसपे पार्टी ने नोटिस दिया हो, कोई ऐसा काम नहीं है जिसपे गुटबाजी का आरोप लगा हो। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष नेतृत्व ने उनके नाम का चयन किया। जी शैलेंद्र, आप अगर पानी पीना चाहते तो पी लीजिए। शैलेंद्र, एक चीज और समझने की जरूरत है यहाँ पर कि हम जिन तमाम बड़े नेताओं को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं नितिन गडकरी को देखा, वरिष्ठ नेता अमित शाह भी यहाँ मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण यहाँ पर मौजूद हैं, तो साफ तौर पर बीजेपी का एक अहम शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ नजर आता है जिस सामंजस्य और समन्वय के साथ एक राय बनी नितिन नबीन के नाम पर। तो ये हम जो राजनीतिक करियर रहा अब तक नितिन नबीन का, ये हम आपको बता रहे हैं 2010 से 2013 तक भाजपा के जो वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2016 से 2019 तक बिहार में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाली। 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो सिक्किम में भाजपा संगठन प्रभारी के तौर पर एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है जब हम बात करते हैं नितिन नबीन की। हालांकि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएंगे। 2021 की अगर बात किया तो बिहार सरकार में मंत्री और वहीं 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी रह चुके हैं नितिन नबीन। तो सवाल यही था कि जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, शैलेंद्र की सामंजस्य के साथ साथ हम एक राय होते हुए नितिन नबीन के नाम पर, क्योंकि बड़े नेता तमाम जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें हम बात करें वरिष्ठ नेता अमित शाह, साथ ही साथ नितिन गडकरी, हम देख रहे हैं यहाँ पर निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहे हैं। देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं आंचल, ये दिखाता है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कितनी महत्ता है। ये कोई कांग्रेस नहीं है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया से बातचीत में कहता है कि शीर्ष नेतृत्व से हम पूछ लेंगे। ये बीजेपी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही व्यक्ति का जो प्रोटोकॉल है वो पार्टी में सबसे ऊपर हो जाता है। जहां पार्टी का शीर्ष नेता भी पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भूमिका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का सबसे बड़ा नेता होगा और ये तस्वीरें बता रही। इसीलिए प्रस्तावकों में बीजेपी के सारे बड़े शीर्ष नेता हैं, उनके नाम का सेट दाखिल हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि तमाम नेता जिस वक्त तस्वीरों में मौजूद हैं। इसके बाद राज्यों के जो शीर्ष नेता माने जाते हैं या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो देखिए, संसदीय बोर्ड सबसे बड़ी बॉडी है बीजेपी की डिसीजन मेकिंग की, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष गठन करता है। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या भूमिका है। जो संसदीय बोर्ड बीजेपी के सारे बड़े राजनीतिक फैसले लेता है, उसके गठन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता है कि उसमें संसदीय बोर्ड में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत आप इसी बात से समझ लीजिए। और जब राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन करती है, 3 टीम पर बहुत निगाह रहेंगी। संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन, केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य शामिल होते हैं और कुछ और सदस्य होते हैं जो टिकट बंटवारा करती है विधानसभा में या लोकसभा में जहां जहां पर चुनाव होते हैं, या फिर राज्यसभा की सीटों को भी केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। जी। तीसरी बात यह है कि टीम जो
संगठन का काम करेगी, महासचिव, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव और साथ में उपाध्यक्ष जो बनते हैं। तो इन 3 टीम पर नजर रहेगी जब नितिन नवीन कमान संभाल लेंगे। तो ये 3 टीम में कौन नए चेहरे होंगे वो संकेत मिलने लगे हैं। और वहीं जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम डायलॉग मैकेनिज्म यानी कि किस तरह से संवाद की प्रक्रिया का एक अहम स्थान होता है जब भी हम भाजपा की बात करते हैं, उसी संवाद की प्रक्रिया में नितिन नवीन को आप किस तरह की भूमिका में पाएंगे, जिन 3 अहम पॉइंटर्स का जिक्र अभी आपने किया? देखिए, कल ताजपोशी होनी है, आप भव्य समारोह देखेंगे बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी के सारे शीर्ष नेता रहेंगे। और परसों बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की संभावित बैठक है नितिन नवीन के साथ। जिस संवाद और निर्देश की आप बात कर रहे हैं, तो यानी पहली मुलाकात, पहली औपचारिक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ताजपोशी के बाद, उसके अगले दिन संगठन के जो प्रभारी हैं राज्यों के, संगठन महामंत्री जिन्हें बोलते हैं, जो एक तरह से राज्यों से फीडबैक देते हैं, सरकार और सत्ता के बीच कितना बेहतर तालमेल है, सबकी जानकारी देते हैं, उनके साथ बैठक है। तो बीजेपी में राष्ट्रीय पदाधिकारी और संगठन महामंत्री जो प्रदेश स्तर पर होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संगठन महामंत्री होता है, ये फीडबैक लेते रहते हैं। उनके साथ पहली ही 2 बैठक रखी गई है। तो आप समझ लीजिए कि संवाद कितना महत्वपूर्ण है और तुरंत ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भैया शैलेंद्र, हम इसको किस तरह से समझ पाएंगे कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री खुद संवाद के लिए जाने जाते हैं, जब वो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं चुनाव से पहले, उस लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कितनी अहम हो जाएगी इस साल, और खास तौर पर तब जब कई राज्यों में चुनाव है? देखिए आंचल, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि थोड़ा सा वो समझें। बीजेपी और सरकार के आप देखें, सबसे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनकी लोकप्रियता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार और उनकी प्रेरणा से जो बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें काम करती हैं, उसको किस तरह से जनता के बीच और बेहतर तरीके से पहुंचाना है, वो संगठन की जिम्मेदारी है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल रहे, ये सुनिश्चित करना भी संगठन की जिम्मेदारी है। कोई मसला मुद्दा आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको संज्ञान लेते हैं, वो एक फीडबैक सिस्टम होता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी में, संगठन में सब कुछ तय करता है। संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री कौन होगा राज्यों में जीतने पर, वो तय करता है। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि संसदीय बोर्ड का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, या कह सकते हैं कि संगठन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पद बीजेपी में होता है। और 45 साल के युवा को यह पद देना, यानी 2047 का जो लक्ष्य है कि तब बीजेपी के पास एक अनुभव वाली लीडरशिप तैयार खड़ी मिले। चूंकि अभी आप देखें गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है बीजेपी में, उनकी कोई कमी नहीं है। आप सरकार में देखिए, संगठन में देखिए, 50 से लेकर 70 वर्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर संगठन में, सरकार में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 2047 में बीजेपी को भी अनुभवी चेहरे चाहिए, मजबूत और युवा जो चेहरे हैं वो अनुभव ले सके, उनको आगे लाने की प्रक्रिया नितिन नवीन के जरिए आगे बढ़ाई गई। और इसीलिए इसे जनरेशनल शिफ्ट कहा गया। इसे किसी एक चुनाव से, अभी चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल में या फिर असम में या तमिलनाडु में, इससे जोड़कर मत देखें। उसके लिए पहले व्यूह रचना हो चुकी है, संगठन प्रभारी और तमाम आप देख रहे हैं कि चल रही है। तो ये मान के चले शैलेंद्र, साथ हमारे सहयोगी हैं शैलेंद्र वहां पर। चल थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जानना चाहूंगा। देखिए अलग अलग राज्यों से जो सेट आ रहे हैं राजेश, इसका क्या मतलब है? देखिए अल्फाबेटिकल जो है वो सेट दाखिल किए जा रहे हैं। जैसे कि बिहार की बारी आई बी से, तो बिहार को जो है सबसे पहले दिया गया प्रस्ताव ये करने के लिए। तो अभी जो है प्रस्ताव सेट जो है वो रखने के बाद अभी गिरिराज सिंह, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और संजय सरावगी, पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत अनेक जो नेता हैं वो बाहर निकले। फिर बी के बाद सी और सी के बाद डी, यानी दिल्ली को मौका मिला है। दिल्ली में चूंकि चुनाव नहीं हुआ राजेश, इसलिए दिल्ली नहीं रहेगी, छत्तीसगढ़ सी आप बात कीजिए। और लेकिन अब शैलेंद्र एक चीज मैं समझना चाहती हूँ, प्रस्ताव के नाम नहीं वो ये तो चुनावी प्रक्रिया, लेकिन आपने बहुत अहम चीज ये कही कि 2047 के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी पक्की है। यानी कि जब राजेश जी बता रहा दिल्ली भी है इसमें जी, तो ये जो तैयारी की गई है इसमें कई चुनौतियां भी हैं। उसके लिए आपको क्या लगता है, जब हम नितिन नवीन के इस व्यक्तित्व को और उनकी शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम चुनौतियों से
किस तरह से निपट पाएंगे, खास तौर पर जब हम पार्टी के इस नारे को मानते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है? देखिए, बीजेपी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप नियुक्ति देख रहे हैं और 3 साल का कार्यकाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलने वाला, तो निश्चित तौर पर ये काफी समय होता है जिसमें वो अपने हिसाब से अपनी टीम का चुनाव करेंगे। और जो चुनौतियां हैं, देखिए 2026 में जिन राज्यों में चुनाव है वो तो एक है ही, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी ने पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जब पंकज चौधरी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और आप तमाम फैसले देख रहे हैं राज्यों से जुड़े हुए, तो एक एक कर राज्यों से फीडबैक लेकर वहां पर क्या कुछ किया जाना है उसको लेकर कदम उठाए जाते हैं। हमने देखा है कि बीजेपी ने 26 के लिए चुनाव प्रभारियों के ऐलान कर दिए हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 27 के चुनाव प्रभारी का ऐलान होना है, यानी किनके देखरेख में वहां माइक्रो मैनेजमेंट होगा चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश में, उसका भी ऐलान, तो वो जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन निभाएंगे। साथ ही साथ महामंत्री में नए चेहरे कौन होंगे ये नितिन नवीन को तय करना है, क्योंकि ये बीजेपी का संविधान कहता है कि आप सारे पुराने चेहरे नहीं ले सकते, आपको कम से कम 1/3 संख्या बदलनी होगी या सिर्फ 1/3 आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर नए चेहरे कौन से होंगे, क्योंकि बीजेपी में कामकाज के स्तर पर महासचिव का पद बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि बड़े राज्यों का प्रभार उन्हें मिलता है, संगठन की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, पार्टी में तमाम फैसले उनको करने को अधिकृत किया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, तो वो जिम्मेदारी है। राजेश, चुनौती क्या होगी नितिन नवीन के लिए? देखिए, नितिन नवीन, सबसे बड़ी बात है कि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी हो गई है और 45 साल के नितिन नवीन है, निश्चित तौर पर एक युवा तुर्क चेहरा। और हमने आपको पहले भी बताया कि अटल आडवाणी का जो दौर था वहां से बाहर निकलकर अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में है, जहां पर एक नौजवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। चुनौतियां बहुत सारी होंगी आने वाले दिनों में। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सबको एक साथ सामंजस्य बिठाना जहां उनके लिए चुनौती होगी, वहीं पर जो पार्टी के पुराने चेहरे हैं और जो नए लोग हैं उनको सबको एकोमोडेट कर एक सधा हुआ जो है संगठन तैयार करना, सधा हुआ कैबिनेट तैयार करना नितिन नवीन के सामने चुनौती जरूर होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर हम देखें या फिर उनका जो अपना भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रहा है उसकी अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के पास संगठन का एक बड़ा अनुभव है। 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री के रूप में बिहार में सड़कों का जाल भी उन्होंने बिछाया है। आप दोनों से निश्चित तौर पर नितिन नवीन के सामने चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से कहा जा सकता है। आप दोनों से एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक। बिल्कुल, आप कुछ कर रहे थे। चल, तो बहुत ही संक्षिप्त में, सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर जब वो काबिज होंगे तो किस तरह का अनुशासन का जो एक क्लियर कट संदेश है वो युवा सांसदों और युवा नेताओं में जाता हुआ आप देख पाएंगे इस चुनाव के बाद? देखिए, बीजेपी को आप अपेक्षाकृत बाकी पार्टियों से तुलना करें तो बेहद अनुशासित पार्टी मानी जाती है। पार्टी में कुछ अपवाद के तौर पर घटनाएं हैं जहां पर अनुशासनहीनता हुई कुछ नेताओं से, लेकिन उनको सख्त सबक दिया गया और तमाम नेता हैं जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। तो ये संदेश और सख्त होने वाला है कि जब युवा नेतृत्व को कमान दी गई है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एक कर जो प्रस्तावक हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है नितिन नवीन की तरफ से सेट में, वो बाहर आ रहे हैं। उसमें कुछ लोग मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि आप लोग ने नितिन नवीन की तरफ से जो प्रस्तावक के तौर पर नामांकन दाखिल किया, आप लोगों के भी नाम थे, बताएं सर क्या कुछ हुआ? हमने हमको वही चांस मिला था, आंध्र प्रदेश नामाक्रमण में हम आगे हैं, इसलिए हमने अभी पहले नॉमिनेशन डाला था। नितिन नवीन जी का मदद में हमने 20 लोग नॉमिनेशन डाला था, कल उसका घोषणा होगा। तो आज का जो कार्यक्रम है केवल नॉमिनेशन डालना है, हमने 2 सेट्स नॉमिनेशन डाला था। हमको भी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक युवा पीढ़ी को आगे लेके आने के लिए जो निर्णय लिया था उसको पूरा मदद देने के लिए हम सब लोग आए थे। और पार्टी भारतीय एकलौता पार्टी, उसमें लगातार 3 साल की बात, हर एक 3 साल में बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि 2 सेट। देखिए, ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें दस्तावेजों की जांच भी होगी, उसके लिए पूरा 1 घंटा रखा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अलग अलग राज्य से, चूंकि ए से आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले मौका मिला। वहां से जो प्रदेश अध्यक्ष और बाकी राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं, 20 नाम हमने बताया कम से कम होने जरूरी हैं एक सेट में। तो आंध्र प्रदेश को मौका मिला, फिर बिहार को मौका मिला, फिर छत्तीसगढ़ को मौका मिला। इस तरह से आप देखिए कि एक एक कर राज्य दर राज्य यहाँ पर नामांकन दाखिल हो रहे हैं नितिन नवीन के लिए, यानी कि अलग अलग राज्यों से। तो ये एक तरह से हर राज्यों की एक सहमति, हर राज्यों से प्रस्ताव दाखिल हो रहे हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। बिल्कुल, और सर्वसम्मति से जिस तरह से ये प्रस्ताव दाखिल हो रहे हैं, इसी बात का परिचायक है कि किस तरह की जिस अनुभवी चुनावी रणनीति का जिक्र और उनसे उम्मीद की जा रही है वो निभाते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त अगर हम देखें तो लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं शैलेंद्र। तो जिस तरह का चुनावी रणनीति का अनुभव है नितिन नवीन को, उस चुनावी रणनीति का किस तरह से उपयोग कर पाएगी बीजेपी पार्टी को और मजबूत करने के लिए? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बीजेपी में देखिए चुनौतियां हर राजनीतिक दल में होती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्य संख्या के लिहाज से, चुनौती ना हो तो ये बात कहनी ठीक नहीं है। जब भी कहीं राज्य में चुनाव आता है, पार्टी कितनी भी मजबूत हो, चुनौतियां होती है। जिस राज्य में सत्ता में है वहां सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होती है। और बीजेपी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार कहा था कि बीजेपी अपने उत्कर्ष को तब मानेगी जब उसकी सत्ता केरल और तमिलनाडु में होगी। तो आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और बीजेपी कोशिश कर रही है कि एनडीए का जो विस्तार हो। आपने देखा अंबुमणि रामदास वो एनडीए में आए और केरल में एक निगम में जिस तरह से जीत हासिल हुई और वहां पार्टी का बढ़ता हुआ जो प्रभुत्व है वो दिखाई देता है। तो संघर्ष और चुनौतियां बीजेपी उसको लेकर अपनी व्यू रचना करती रहती है। और जो पार्टी आप देखें कि जब 2 सदस्य संख्या लोकसभा में थी और तब पार्टी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज लोग कह रहे हैं और हम एक दिन सत्ता में पहुंचेंगे, और बीजेपी एनडीए के साथ सत्ता में हुई। जबकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अपने दम पर सत्ता 2014 में हासिल की, 2019 में हासिल की, और इस तरह से एनडीए के साथ कारवां आगे बढ़ता गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष सामने होता है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना होता है, और संगठन की व्यू रचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी होती है, उस लिहाज से तैयारी करनी होती है। तो बाकी वरिष्ठ नेताओं का सहयोग तो रहता ही है, वो निश्चित तौर पर उसमें सलाह रहता है, उनका सहयोग रहता है, उनका एक तरह से कहे अनुभव काम आता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य स्तर पर संगठन को चुस्त दुरुस्त रखें, राज्य स्तर पर दौरे करें। आप देखें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही दौरे शुरू हो गए थे नितिन नवीन के, कई राज्यों के वो दौरे कर चुके हैं। अपने गृह राज्य तो बिहार वो कई बार जा चुके हैं, वहां भव्य स्वागत भी आपने देखा, आपने दक्षिण के राज्य में भी स्वागत देखा। तो बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठा नहीं रहता, लगातार राज्यों के दौरे करता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आप देखेंगे कि नितिन नवीन के दौरे आने वाले दिनों में लगेंगे, खासतौर पर चुनावी राज्यों में और दौरे होंगे। तो ये इससे एक फीडबैक मिलता है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का, और संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में मदद मिलती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी किसी राज्य में बीजेपी सत्ता में होती है तो ये सुनिश्चित करती है कि वहां संगठन में कोई आराम तलबी ना आए, यानी संगठन को ये एहसास ना हो कि अपनी अब सरकार है, अब उतना सक्रिय रहने की क्या जरूरत है, सरकार तो काम कर ही रही है। संगठन सरकार के काम को आगे बढ़ाए, सरकार के साथ तालमेल रखे, जनता की समस्याओं को संगठन के जरिए सरकार के नेताओं तक, मंत्रियों तक, अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। और अंतिम लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम किया जाए। बीजेपी का वे प्रयास रहता है राजनीतिक दल के तौर पर। तो निश्चित तौर पर चुनौतियां आती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, आपस में नेताओं की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, कौन किसको क्या पद मिलेगा। लेकिन कोशिश यही रहती है, संदेश यही रहता है कि सभी जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो मन से लगे रहे। कभी न कभी किसी न किसी का जो जिम्मेदारी है वो दी जाएगी उपयुक्त समय पर। और ये बात सही है कि सभी को बड़े पद नहीं मिलते, लेकिन तो जिम्मेदारी सबको मिलती है। बिल्कुल। तो युवा शक्ति की ओर जहां पर नितिन नवीन के हाथ जाएगी बागडोर, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और जिस तरह से एक युवा सोच, एक युवा नेतृत्व को मौका दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़े बदलाव की तरफ, चूंकि अपने आप में सकारात्मक है, उसकी तरफ संकेत करता है।
शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन फिलहाल हम आपके पास कुछ देर में वापस लौटेंगे और ये बड़ी खबर लगातार हम आपके साथ ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही, जुड़ेंगे आपसे अब से कुछ ही देर में।